आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है वो वन मैन विद मल्टीपल टाइटल है। मल्टीपल टाइटल इन अ वे, वो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं, फॉरेन पीएचडी हैं, एंकर पर्सन है, बहुत अच्छे, बहुत डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी के मालिक हैं, हेल्पिंग हैं, और उनका मिजाज और उनके बात करने का अंदाज बहुत ही दिल फरेब है। तो मैं वेलकम करूंगी अपने प्रोग्राम में, हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर हुसैन थीबू साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया और इतने अच्छे खूबसूरत अल्फाजों से आपने मुझे नवाजा। ये अल्फाज बिल्कुल डिजाइन किए हुए नहीं है, सोचे हुए नहीं है। ये जब मैं आपसे मिली तो उस वक्त शायद ये कम आए जितना मैं इंस्पायर आपकी पर्सनैलिटी से हुई हूँ। ये आपका शुक्रिया, आपका ये करम नवाजी है। ये आप खूबसूरत लोग जो होते हैं ना, वो उनको खूबसूरती अच्छी लगती है। और साथ में आप जैसे टैलेंटेड इंसान हो तो इंसान खुद भी बूस्ट हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि आपका जो गिरदो नवा है वो आपकी शख्सियत को भी काफी मुतासिर करता है। आपके माशाल्लाह खुद इतनी आप मल्टीपल टास्किंग कर चुकी हैं, तो आपसे तो मुझे सीखना चाहिए। अरे नहीं सर, हमारी पूरी टीम की ये समझ लें कि खुशनसीबी है कि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, एंकर जीटीवी है, कहाँ से आगाज किया? देखिए जी, बात ये कि सबसे पहले तो मैं लिखता रहा। मैंने आर्टिकल्स लिखे, मैंने डान में भी लिखा, हमारा सिंधी का अखबार है, हमने उस पर भी लिखा। फिर जब ये प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का चेंज आया, जैसे प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से सोशल, जो आप अभी बैठे हैं जी, ये ट्रेंडिंग है। तो उस वक्त प्रिंट से फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में आए, तो उस वक्त सबसे पहले मैंने केटीएन को ज्वाइन किया। केटीएन के बाद में 2002 से मैं जीटीवी के साथ हूँ, इसके साथ साथ मैं लिखता भी रहा। लेकिन ख़ास तौर पे जो आजकल का जो दौर है, आजकल आपके पास जो टीवी है ना, वो आपके हाथ में है। आप कितना सोशली एक्टिव हैं, आप कितनी चीज़ें आप फ्रीक्वेंटली अपने सोशल एप्स पे करते हैं। तो लेकिन जो ऑथेंटिसिटी है वो आज भी टीवी चैनल्स के पास है। जिस तरह से अगर आप कंपेयर करें हमारा बाकी ममालिक के साथ पाकिस्तानी मीडिया को, तो पाकिस्तानी मीडिया एक ऑथेंटिकेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, सोर्स ऑफ न्यूज़ है। और मैं समझता हूँ कि इस पे हमें फख्र होना चाहिए पाकिस्तानी होने पे, कि जिस तरह से हमारी पाकिस्तानी मीडिया कंट्रोल्ड एंड रिलायबल एंड सच पे मबनी खबरें देती है। बिल्कुल, आपने सही बात की। और इनके हवाले से एक बात मैं जरूर यहाँ बयान करना चाहूंगी कि पिछले दिनों आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं आपकी क्लिप्स देख रही थी, और ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया बल्कि आपके कोलैबोरेशन इंटरनेशनल मीडिया, बल्कि हमारे जो नेबरिंग कंट्री है उनके एंकर पर्सन्स के साथ काफी रही है। और मैं देख रही थी आपके तज्जिए और आपकी बातें सुनी भी जा रही थी और सराही भी जा रही थी, इन अ वे कि आपके जो एनालिस्ट थे, आपके जो आपने जो एनालिसिस किए हुए थे, जब वो आप बयान कर रहे थे तो विद स्टैटिस्टिक्स और बैकग्राउंड नॉलेज के साथ थे। तो सर, पिछले दिनों हमने कुछ ऐसा देखा, जैसे ये जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हुई थी इंडिया के साथ, तो वहां बहुत सारी ऐसी बातें हुई थी जो सच और झूठ पे मबनी थी। लाइक कुछ चैनल्स ने तो कराची को नीस्तो नाबूद भी कर दिया था और वजूद खत्म कर दिया था। तो इस हवाले से आप क्या बयान करेंगे कि चैनल्स की ये जो चहमगोइयां होती हैं, जिसमें झूठ सच बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो चुरबा करके पेश कर देते हैं और समझते हैं कि रेटिंग के लिए, मैं नेशनल टीवीज और टीवी चैनल्स की बात नहीं करी, बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सच और झूठ को मिला के पेश करते हैं, सिर्फ व्यूज के लिए लोगों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो उस हवाले से आपका क्या नुक्ते नजरिया है? देखिए जी, सबसे पहले तो आप बात करें ना पाकिस्तानी टेलीविजन की, तो पाकिस्तान में जो हमारा एक इदारा है जिसका नाम पेमरा है, उसका बहुत स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस होता है। आप कोई भी बात जो है, अगर वो आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हैं तो आपको फौरन पेमरा का नोटिस आ जाता है कि आपने ये बात गलत की है। सही। इससे हम कंपेयर करते हैं फिर इंडियन मीडिया की, जहां की आपने बात की। इंडियन मीडिया में असल प्रॉब्लम क्या है कि जब से नरेंद्र मोदी आए जी, नरेंद्र मोदी ने आने के बाद पूरी एक हिंदुत्व आइडियोलॉजी लाई। उन्होंने अपने साथ बिलियनर्स को मिलाया, उन्होंने अपने साथ मीडिया हाउसेस को मिलाया और सारी फेक फैब्रिकेटेड और प्रोपेगेंडा बनाई अगेंस्ट दी कांग्रेस। राहुल गांधी को, उसकी माँ को, उसकी पार्टी को उन्होंने झूठ पे मबनी सारी चीजें उन्होंने
करके और उन्होंने उनको बताई और उनको डिफेम किया। उसके साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आप देखें तो जो माइनॉरिटीज हैं वो बिल्कुल ऐसा है जैसे जेल में कोई रहता है, उस तरह से वो रह रहे होते हैं। उनके कोई राइट्स नहीं है। आप देखें कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, उसकी मीडिया उस पर कोई आवाज नहीं उठा रही। हमारे यहाँ मीडिया इतनी आजाद है कि हम किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, वो वाना वजीरिस्तान हो, वो हमारा कश्मीर हो, वो हमारा बलूचिस्तान हो, जो भी होता है वो हम कर रहे होते हैं और सच पे होते हैं, अदरवाइज कैमरा का उसको नोटिस आ जाता है। सही। अच्छा, अब नरेंद्र मोदी ने क्या किया, उसने जो फॉल्स और फैब्रिकेटेड एक मीडिया बनाई। अब मीडिया को मवाद चाहिए था, मटेरियल चाहिए था। आपने देखा कि जिस तरह से वो जंग के दौरान उन्होंने सबसे पहले तो लाहौर में समंदर दरियाफ्त किया। उन्होंने कहा लाहौर में समंदर के ऊपर हमने कब्जा कर लिया है। उसके बाद कराची में वो घुस गए, फिर वो इस्लामाबाद में घुस गए, उनके पास कोई खबर नहीं थी। और जबकि हमारे यहाँ जो खास तौर पे मैं सलूट पेश करता हूँ हमारे जो DGI-SPR हैं, जिस तरह से उन्होंने आई टू आई, बॉल टू बॉल हर चीज की ब्रीफिंग दी और वो जो मस्त चेहरा था हिंदुस्तान का वो दुनिया के आगे एक्सपोज किया। बेसिकली मसला क्या है हिंदुस्तान को प्रॉब्लम ये है कि हिंदुस्तान में हमारे यहाँ तो हमारे इंटरनली बड़े मसाइल हैं ना, एक दूसरे के साथ हमारे मसाइल हैं, पीपुल्स पार्टी मसाइल है, MQM, PMLN, PTI, हमारे पास लसानिया, रिलीजन, पता नहीं हमारे पास बड़े वो है। उनके पास टूल क्या है, वो एक ही टूल होता है उनके पास कि जी अगर नरेंद्र मोदी कहता है कि अगर मैं नहीं आप लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा तो ये पाकिस्तान आएगा और दिल्ली के ऊपर झंडा लगाएगा और आप सबको जो है वो काबिज हो जाएंगे। मैं अभी US में था तो वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि जी ये कश्मीर का जो मसला है, इंडिया का पाकिस्तान का जो मसला है, ये 800 साल 1000 साल का मसला है। तो मैंने मोहित यूसुफ से पूछा, मोहित यूसुफ इज बड़े इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक हमारे सिक्योरिटी काउंसिल के एडवाइजर भी रहे हैं, NSA भी रहे। मैंने कहा ये क्या कह रहा है कि 800 और 1000 साल तो हमारे आजादी को नहीं हुए, तो ये किस तरह से कह रहा है। उसने कहा नहीं, ये इंडियन यहाँ पे जो हिंदू लॉबीज हैं वो यहाँ पे ये पोर्ट्रे करते हैं कि ये मुसलमान हिंदुस्तान के ऊपर 800 साल पहले काबिज थे, लिहाजा ये इन्होंने हमारे ऊपर 800 साल हुकूमत की, ये उधर से वहां से उसको लेके चल रहे होते हैं और एक हिंदुत्ववाद की आइडियोलॉजी। लेकिन देखें, आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुदरत की तरफ, कुदरत के पास इंसाफ होता है। और जिस तरह से हिंदुस्तान को शिकस्त हुई और जिस तरह से दुनिया ने देखा और जिस तरह से वो नरेंद्र मोदी जो खास तौर पे राफेल को खरीदने के बाद वो बड़ी उस पे नारे लगा रहे होते थे, जब 27 मार्च 2019 में हिंदुस्तान को बुरी तरह से शिकस्त हुई तो 3 अप्रैल 2019 को बिहार में एक जलसे में खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि देखें, हमारी शिकस्त की रीजन ये है कि हमारे पास राफेल नहीं थे और कांग्रेस मुझे राफेल खरीदने नहीं देता, लिहाजा जिसकी वजह से ये हमारी शिकस्त हुई। उसके बाद उन्होंने वो राफेल खरीदे। राफेल को उन्होंने जी न्यूज के स्टूडियो में लाए और उसको उन्होंने वो शक्तिशाली और उन्होंने वो बताया कि जी वो बड़े वो ये सुपीरियर हैं। और उसके बाद उन्होंने उसको गोबर लगाया, खुद भी खाया और आरती उसके ऊपर जो लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट उसकी शिकस्त हुई और उस शिकस्त को आज तक भी हिंदुस्तान उससे बाहर नहीं आ रहा है। और मैं तो समझता हूँ कि वो हिंदुस्तान कोई ना कोई दोबारा भी एडवेंचर करने की कोशिश, बिल्कुल उसकी मुसलसल ये तबोदौक रहती है, नजर रहती है कि कहीं ना कहीं से कोई शोशा मिल जाए। अच्छा सर, आपकी बड़ी फॉरेन एनालिसिस है और काफी आप इसमें जो है बात करते हैं। आपने कहा मीडिया ये दिखा रहा है, इंटरनली अगर हम देखें जो इंडियन पॉपुलेशन है, जो वहां की अवामुन नास है, उसका क्या नजरिया है? मतलब मैं जो दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म्स है वहां पे इतनी नफरत नहीं देखती। दे स्पीक पॉजिटिव अबाउट पाकिस्तानी पीपल और शायद वो कशीदगी जो हमें चैनल्स पे नजर आ रही होती है हिंदू मुस्लिम, वो पर्सनली अगर किसी एरिया की बात करें तो वो वहां वो नजर नहीं आ रही होती। देखिए इख्तलाफात हर जगह होते हैं, यहाँ पे भी, हर मुल्क में भी है, लेकिन जिस तरह से वो पोर्ट्रे किया जाता है उसको किस तनाजुल में आप देखते हैं? देखिए बात ये ना कि जो हिंदू मुसलमान कोई मसला नहीं है, हम लोग वहां यहाँ पे भी रहते हैं, वहां पे भी रहते हैं। उनका असल मसला है RSS की आइडियोलॉजी।
आरएसएस के जो चीफ थे नथुराम गोडसे, उसने गांधी जी को कत्ल किया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि उस दिन गांधी जी एक इलाके में गए थे, भंगीपड़ा इलाका था, वहां पे गए थे। वहां पे मुसलमानों को उन्होंने खिताब किया और उन्होंने सूरह यासीन पढ़ी गांधी जी ने, क्योंकि गांधी बिलीव इन इंटरफेथ एंड हार्मनी। उसके कॉन्सिक्वेंसेस में नथुराम गोडसे ने गांधी जी को कत्ल किया कि ये मुसलमानों के जलसे में क्यों गए। अच्छा। वो वहां से इसका स्टार्ट होता है। ये जो आरएसएस है, बेसिकली आरएसएस 26 में जब बनी तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बीच का दौरान है। ये इस वक्त ये नाजीज और ये जो इंतहा पसंद और ये जो किलर लोग थे वो इससे इंस्पायर थे। अच्छा। बेसिकली उसका जो एसेंस है ना, वो ये है कि जो हिंदू है वही सुपीरियर है। अच्छा, फिर हिंदुओं में भी अलग अलग क्लासेस हैं, 4 उनकी क्लासेस। हाँ जी, उन क्लासेस में जो 3 क्लासेस हैं, जो शूदर हैं और बाकी वो उनको भी, ब्राह्मण को भी वो हिंदू नहीं मानते। वो सिर्फ और सिर्फ एक कास्ट है हिंदुस्तान के अंदर जिसकी टोटल पॉपुलेशन हिंदुस्तान की 11% है। बाकी 89% जो है वो आप देखें तो वो नॉन उनकी कास्ट के है। उसमें मुसलमान भी आ जाते हैं। मुसलमान की हालत ये है कि मतलब जावेद अख्तर जैसा आदमी दिल्ली में, मुंबई में घर नहीं ले सकता क्योंकि वो हिंदू नहीं है। हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ सारे जो हमारे हिंदू भाई हैं उनकी अपनी फैक्ट्रीज हैं। हमारे पूरे सिंध में आप चले जाएं, वहां पे उनकी कॉटन मिल है, वहां पे उनकी फ्लोर मिल है, वहां पे उनकी शुगर मिल हैं, सब बिजनेस कर रहे होते हैं। हिंदुस्तान इतना इंतहा पसंद मुल्क है जिसका एक नरेंद्र मोदी और उसकी आइडियोलॉजी है, जिसके तहत वहां पे आपको वो घर खरीदने नहीं देता। आप इससे अंदाजा लगाएं ना, तो वहां पे जो लोग हैं वो किस तरह से रह रहे हैं। जब से 5 अगस्त 2019 को जब नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के अंदर 35 और 370 खत्म किया, तो बेसिकली ये यूएन की 11 रेजोल्यूशन है इसके ऊपर के 35A और 370 खत्म करें। क्यों खत्म करें? क्योंकि वो कानून हिंदुस्तान के आईन में बनाया गया था कि हम इसके ऊपर टेम्पररी एक हुकूमत करनी है। बेसिकली वहां पे मुसलमान मेजॉरिटी है कश्मीर में आज। इन्होंने वो खत्म करने के बाद वहां पे कब्जा किया और लोगों को क्या परसेप्शन दी, लोगों को बताया कि जी हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, 100 टॉप मल्टीनेशनल कंपनीज आएंगी और वो होटल बनाएंगी। उस दिन से लेके 5 अगस्त 2019 से लेके आज 5 अगस्त 2025 गुजर गई है, 4 दिन पहले, 6 साल हो गए। अभी तक कोई डेवलपमेंट नहीं, अभी तक कोई वहां पे वो जो $100 बिलियन आने थे वो कुछ भी नहीं है ना। तो वहां पे कोई इंसानियत का वहां पे कुछ कदर है, वहां पे जुल्म है, वहां पे उन्होंने एक जेल नमा बनाया। फिर देखें ये जो पहलगाम का इंसिडेंट हुआ, ये उस जेल नमा देखें, ये भी हमने कराया हिंदुस्तान। वो एक जेल नमा इलाके में जहां पे उस पॉपुलेशन 1 करोड़ की वो पॉपुलेशन है, उस 1 करोड़ के पॉपुलेशन में 11 लाख फौजी है। इट मीन्स के हर 10 लोगों के ऊपर एक फौजी खड़ा हुआ है। उसके बावजूद टेररिस्ट आते हैं और आसमान से उतरते हैं, वो जमीन खा जाती है उनको, वो बंदे मार के फिर चले भी जाते हैं। ये सारे के सारे उनके ड्रामे, ये सारे के सारे उनके इलेक्शन। अभी बेसिकली सितंबर में बिहार में इलेक्शन होने वाली है, जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा ये नरेंद्र मोदी ने रचाया कि किसी तरह से लोगों में ये मैं ट्रस्ट क्रिएट करूं कि जी मैं नरेंद्र मोदी अगर हूंगा तो इन हिंदुस्तान के आवाम को बचा सकूंगा। लेकिन वो जो कल हमने देखा 2 दिन पहले, जिस तरह से राहुल ने वो जो इलेक्शन के दौरान रिगिंग हुई है और उसने हर एक इलाके के वोटर लिस्ट निकाल के और उस वोटर लिस्ट में एक एक घर में 50-50 मरे हुए लोगों के वोट डाले गए। अब देखें ये जो क्लेम क्या करती है हिंदुस्तान, क्लेम करते हैं जी दी बेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। ये बेस्ट डेमोक्रेसी, टोटल डिप्लोमेसी, टोटल जो है फ्रॉड और फेक और फैब्रिकेटेड हुकूमत है इस वक्त नरेंद्र मोदी की। बेशक बहुत डीप एनालिसिस
और बहुत नॉलेजेबल बात आपने बताई इस हवाले से। अच्छा, थोड़ा सा हम आ जाते हैं पाकिस्तानी अफेयर्स के हवाले से, और हम देखते हैं 78 बर्थडे ऑफ पाकिस्तान इज नोन टू बी मार्का हक, और इस साल को इस हवाले से बहुत अहमियत हासिल है कि हमने एक बहुत बड़ी फतह जो है वो हासिल की। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे खुशगवार वाकयात हुए हैं और ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं कि जो ये साल रिमार्केबल और मेमोरेबल बनाया जा रहा है। तो मार्का हक के हवाले से क्या आप बात करेंगे, अफवाज पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन के हवाले से, और जो एक परसेप्शन हमने देखा पिछले कुछ दिनों में एंटी जो है आर्म फोर्सेस जो डेवलप हो गया था, किया गया था, गॉड नोस, लेकिन आवाम जो थी वो रिलाई नहीं कर रही थी, उसका ट्रस्ट लेवल थोड़ा डाउन होता जा रहा था। बट इस इंसिडेंट्स के बाद से हमने देखा है कि एक खुशी की लहर, एक समझ लें कि एक भरोसे की लहर दौड़ी है अवाम में, और हम अब सराहते हैं अपनी अफवाज को। तो इस हवाले से क्या कहना देखिए, सबसे पहले तो हम पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान में 65% यूथ है, बड़े टैलेंटेड लोग, नौजवान आप जैसे, वो दुनिया में जाके अपने आप को मना के आ जाते हैं। आप अभी भी मिडल ईस्ट के पूरे ममालिक में चले जाएं, आपको डॉक्टर, आपको इंजीनियर सबसे बेस्ट पाकिस्तानी मिलेंगे। बिल्कुल। हमारे पाकिस्तानी लोग यहाँ से जाके अपने आप को वेस्ट में मनाते हैं, अमेरिका में वहां पे अपने आप को प्रूव करते हैं, वहां के बेस्ट डॉक्टर हैं, वहां के बेस्ट इंजीनियर हैं, आप खुद डॉक्टर हैं, तो वो वहां पे जाके अपने आप हमारा देखिए, लोगों के पास इस वक्त जो शॉर्टेज है, जापान नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, पूरा का पूरा यूरोप जो है वो नेगेटिव ग्रोथ में जा रहा है, उनके पास यूथ नहीं है। हमारे पास इतना टैलेंटेड यूथ है। जरूरत इस बात की है कि हमें सिर्फ और सिर्फ इनको अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करके देनी है। ये जो बार बार लोग ये बात कर रहे होते हैं कि ब्रेन ड्रेन, ये टोटल बकवास, टोटल बोगस, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है, ये ब्रेन गेन है। अच्छा। आप बाहर जाएं, आप अर्न करें, आपके पास इस वक्त जो $40 बिलियन सबसे बड़ा अमाउंट है, वो कौन देता है? वो तो आपका रेमिटेंस है। रेमिटेंस कौन भेजता है? वही लोग जो बाहर आपके गए हुए हैं। बाकी आपका 30 बिलियन डॉलर का आपका एक्सपोर्ट है। तो कुछ दिन पहले एक पार्टी आई जिसने ये परसेप्शन क्रिएट किया कि वो सच्चे हैं और पाकिस्तान के बाकी जो इंस्टीट्यूशन है, वो जो पाकिस्तान के इदारे हैं, वो सच्चे नहीं, और जिसकी बदौलत वो आपने देखा कि 9 मई का इंसिडेंट हुआ। आप 9 मई को इंसिडेंट को देख लें, फिर आप देख लें कि 10 मई 2025 को जो इंसिडेंट हुआ, और जिस तरह से हमारी पाक अफवाज ने हिंदुस्तान जैसे 4 गुना बड़े एक बदबूदार मुल्क को जिस तरह से रेस्पॉन्ड किया, ये तो बलूंगड़े बच्चे जो 9 मई को जिन्होंने इंसिडेंट, ये तो कुछ भी नहीं थे ना। लेकिन हमारे जो इदारे हैं उनको सबसे पहले रियासत पाकिस्तान और रियासत में रहने वाले लोग थे, और वो जो मिसगाइडेड थे वो एक ही बंदे के जो जेल में है, जिसकी वजह से ये सारे बच्चे हमारे मिसगाइडेड थे, जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ। लेकिन उसको भी हमारे इदारों ने बड़े जबरदस्त तरीके से हैंडल किया। मैं सलाम पेश करता हूं हमारे जुडिशरी को, जिसने उनको प्रॉपर तरीके से केसेस चलाए, उनको प्रोसिक्यूट किया, और ये साबित किया कि पाकिस्तान एक सॉवरेन स्टेट है, यहाँ पे रिट ऑफ द स्टेट है, यहाँ लॉ है, या कानून है जिसके तहत सारे तमाम फैसले होते हैं। आप इसके अगेंस्ट अगर आप देखें तो हिंदुस्तान ने ये एडवेंचर करने की कोशिश क्यों की है? हिंदुस्तान को सबसे पहले तो ये था ना कि एक वहां पे नेतन्याहू जो फलस्तीन में इस वक्त जुल्म कर रहा है, फलस्तीन में इस वक्त जो बच्चे वहां पे कत्ल कर रहे हैं, मासूम लोगों को कत्ल कर रहा है, उसने वही स्ट्रेटेजी यहाँ पे हिंदुस्तान में लाई कि हम किसी तरह से पेनिट्रेट करें पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने बार बार ये बात कही कि भाई ये जो पहलगाम है, आप इसकी आप इंडिपेंडेंट कहाँ पे भी जाके इंक्वायरी कराएं, हम बैठे। लेकिन इससे पहले, पहलगाम से पहले जो ट्रेन का इंसिडेंट बोलान में हुआ, उस ट्रेन के इंसिडेंट में जो टेररिस्ट थे जिन्होंने वो ट्रेन का इंसिडेंट किया, वो वहां से फोन करके वॉकी टॉकी पे, और वो अर्नाब गोस्वामी से इंडिया में बात कर रहे थे। तो भाई उनके पास कैसे पता चला कि ये फलां टेररिस्ट है? अर्नाब कैसे उनको जी टीवी पे ले रहा था? तो इसका मतलब है कि उनको ये पता था ना कि ये हमारे खाला के बेटे हैं, और ये सब कुछ प्लांटेड था ना। पाकिस्तान ने ये सबूत दिए, हिंदुस्तान ने एक भी सबूत नहीं दिया
कि भाई ये पहलगाम में कोई पाकिस्तान के अभी कुछ दिन पहले उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अमित शाह, उसने कहा कि हमारे पास बहुत ही सॉलिड एविडेंस आ गया है। अच्छा। वो पाकिस्तान के चॉकलेट, भाई पाकिस्तानी कौन है चॉकलेट बनाते हैं। चलो मैं कल भी एक प्रोग्राम में कह रहा था कि चलो बात हम थोड़ी सी समझ भी लेते, कहते कि पाकिस्तानी नस्वार तो हमारे जो पख्तून भाई है, हमारे भाई है, वो नस्वार लेते हैं ना। चलो कोई लॉजिकल हो ना, मतलब कोई लिंक हो। गधे है ये इंडियन ना, इनको बेवकूफ तरीन है ये, इनको इतना अकल होना चाहिए कि यार हम तो चॉकलेट बनाते ही नहीं, हम पेरिस से आए क्या, हमारा चॉकलेट से काम है। एक रही तही एक छोटी मासूम सी चॉकलेट है वो भी मतलब इतनी कोई पॉपुलर नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे, मतलब वो जो इंडिया में टेररिस्ट गए थे वो चॉकलेट खा रहे थे। बड़े कोई इंग्लिश टेररिस्ट थे भाई, चॉकलेट खा नस्वार तो लॉजिकल कोई आर्गुमेंट्स डेवलप करते। तो ये जो इंडियन है ये ऐसे ही सारे के सारे इनके फौजी भी डफर है। और जिस तरह से पाकिस्तानी अफवाज, खासतौर पे मैं एयरफोर्स को सलाम पेश करता हूँ, जिन्होंने उनके राफेल गिराए, राफेल नहीं गिराए, वो बेसिकली हिंदुस्तान का और नरेंद्र मोदी का गुरूर था जिसको उस दिन तोड़ा है। सर यूथ के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, क्या पॉलिसीज हुकूमती सतह पे डेवलप होनी चाहिए? जैसे आपने भी एक बात कही कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी हैं, अगर इनको सही डायमेंशन मिले तो आप क्या समझते हैं किस डायमेंशन पे अगर काम होगा तो हमारी यूथ जो है वो समझ लें कि एक सही ट्रैक पे आ जाएगी? बहुत सारी डिस्ट्रक्शंस हैं, बहुत सारी माइंड समझ लें ब्रेन स्टॉर्मिंग्स की गई हैं, बहुत सारे माइंड्स ऐसे हैं जो डेविएट हुए हैं। तो वो कौन सा ऐसा मुद्दा है कि जिसपे हर एक मुत्तफिक होगा और उसको हुकूमती सतह पे लाने की जरूरत है? सबसे पहले तो हमें ये डिक्लेयर करना होगा कि हमारे यूथ ने करना क्या है। ठीक है, अब करने के लिए सबसे पहले हमारे पास 60% जो हमारी पाकिस्तान की वाबस्तगी है वो एग्रीकल्चर से। सही। मैं अभी चाइना गया, तो मैं चाइना में मैं ऑफिशियल विजिट पे गया, उन्होंने हमें सारी इंडस्ट्री भी घुमाई। खास तौर पे जिस दिन वो मुझे एग्रीकल्चर फील्ड पे, पूरी डेलीगेशन था, बाकी जर्नलिस्ट भी थे, मैं अकेला नहीं था। तो वो जिस दिन हमें वो बीजिंग से कोई 100 किलोमीटर दूर एक फार्म था जहाँ पे हमें एग्रीकल्चर की लैंड मिली, वहां उनके नौजवान पढ़े लिखे लोग जो PhDs थे वो फार्मर थे। ग्रेट। देखिए ये सेंस ऑफ अवेयरनेस लानी पड़ेगी कि भाई जो यूथ है ना उसने सिर्फ CSS करके अफसरशाही नहीं बनना। अफसर का मतलब जो CSS करके आता है उसका नाम होता है पब्लिक सर्वेंट। बिल्कुल ठीक सर। आर यू बिकम अ पब्लिक सर्वेंट, आर यू बिकम अ एंटरप्रेन्योर? हाँ, यू सर्विंग द पीपल। मतलब आप अपने आप को सबसे पहले तो ये मुझे बताएं ना, ये जो डिप्टी कमिश्नर साहब है ना, जिसके आगे और पीछे हटो और बचो और गाड़ियां और ये और वो, ये जो ठेले वाला है ये एंटरप्रेन्योर है। राइट। ये जो बाहर फ्रूट बेच रहा है ना ये एंटरप्रेन्योर है, वो पब्लिक सर्वेंट है, वो इसका भी सर्वेंट है। बिल्कुल। जो ठेले वाला खड़ा हुआ है। सबसे पहले हमारे यूथ की माइंड मेकअप करना होगा कि आपने करना क्या है। सही। आप वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों नहीं कराते? सही बात। आप इसको प्लम्बर बनाएं, आप इसको इलेक्ट्रिशियन बनाएं, आप इसको टेक्नीशियन बनाएं, आप इसको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का इंजीनियर बनाएं, आप इसको एग्रीकल्चरस्ट क्यों नहीं बना रहे? आपने एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियां बनाई हुई हैं। अगर मैं आज कहता हूं मैं खुद किसान हूं, मैं अपनी जमीनें खुद जाता हूं, मैं जमींदार लफ्ज कहां से आया? ये जमींदार को हटाएं भाई, अंग्रेजों के दौर के ये फरसुदा निजाम खत्म करें। मैं लैंडलॉर्ड हूं, लैंडलॉर्ड कोई नहीं होता दुनिया में। एग्रीकल्चर का मतलब है फार्मर होता है, आप किसान हो। आप जब तक वो अपनी आइडेंटिटी चेंज नहीं करेंगे ना तब तक ये बड़ा मुश्किल है कि आप अपने आप में फर्क। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई भी बंदा उसको बोले कि मैं हारी हूं तो वो लोग समझेंगे कि ये मतलब कोई हल चलाने वाला कोई आम छोटी जॉब करता है। दूसरी बात, हमारे जो पॉलिटिशियन है वो नारे कैसे लगा, ओ मैं गरीब आवाम का लीडर। भाई गरीब आवाम का लीडर क्यों हो? मैं किसान का, भाई किसान के लीडर क्यों हो? भाई अमीर के लीडर क्यों नहीं हो? आवाम के लीडर क्यों नहीं हो? मतलब उसको आप क्यों टारगेट कर रहे हो? जो आपका वोटर है, मैं आपका लीडर हूँ, मैं गरीब आवाम के लीडर क्यों? सही।
टिप्स एंड ट्रिक्स है ना कैप्चर करने की, मतलब मेंटालिटी बना दी गई है। एग्जैक्टली ये हमें लोगों को काफी हद तक जो शऊर है ना वो सोशल मीडिया ने लाया। नेगेटिव पॉजिटिव उस पे भी हम बात कर सकते हैं कि उसका जो रोल है सोशल मीडिया का, नेगेटिव कितना पॉजिटिव कितना, लेकिन इससे एक बात है कि अवेयरनेस आई है, बिल्कुल ठीक है ना, लोगों में एक सेंस आया है। लेकिन इसमें भी जरूरत इस बात की है, मैं अभी यूएस में मुझे एक लड़का मिला, बड़ा जबरदस्त वो एंटरप्रेन्योर था, तो मैंने कहा आप क्या कर रहे हो? उसने कहा मैं क्रिप्टो पे काम करता हूँ। मैंने कहा गुड। उसने कहा मैं इतना इतना अर्न करता हूँ। मैंने कहा शाबाश गुड। तो मैंने कहा फिर पाकिस्तान, मैंने कहा कहाँ गए? उसने कहा मैं लाहौर का। मैंने कहा पाकिस्तान में मिलेंगे इंशाल्लाह। उसने कहा मैं पाकिस्तान नहीं आ सकता। मैंने कहा वजह? उसने कहा मैं टर्की में रहता हूँ, बिकॉज क्रिप्टो जो है वो पाकिस्तान में बैन है और इलीगल है, पता नहीं क्या रिलीजियस उसके ऊपर सैंक्शंस हैं। अच्छा। तो मैंने फिर यहाँ में पाकिस्तान में वापस आया, फिर मैंने सागदार साहब से बात की, मैंने कहा खुदा को माने उसका कोई अशरफुल मखलूकात है जी, सुपीरियर देन ऑल अदर होना तो ये चाहिए ना कि इंसान जैसे ही पैदा हो रहा है तो वो बताए कि मैंने डॉक्टर बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है, मैंने मंदिर जाना है, मैंने मस्जिद जाना है, मैंने फ्रूट खाना है, मैंने चॉकलेट खानी है। इंसान अशरफुल मखलूकात है। अच्छा, इंसान जब पैदा होता है उसको कुछ पता नहीं होता, ठीक है, वो बिल्कुल डिसेबल होता है इंसान जो पैदा होता है। अच्छा, उसके कंपैरिजन में अगर आप जानवर को देखें, जानवर में भैंस जब दरिया में बच्चा देती है ना तो दरिया से बच्चा तैर के बाहर आता है, वो पैदा होते ही स्विमर होता है। बकरी जब बच्चा देती है तो आधे घंटे के बाद बकरी का बच्चा खुद ही उठता है और वो फीड करना, उसको पता चल जाता है कि मुझे यहाँ से फीड मिलेगी। इंसान क्यों ऐसा है? ये सोचना चाहिए। इंसान अशरफुल मखलूकात है, ठीक, सुपीरियर देन ऑल अदर है। इंसान को डिपेंडेंट बनाया गया, किसका? एक माँ का और एक बाप का। इंसान को उसका मोहताज बनाया गया और इंसान के लिए खुदा ताला ने उसका जो सिमत है उसकी डिक्लेरेशन जो है वो भी माँ बाप के थ्रू रखी। अगर मैं आज की मुसलमान, आप मुसलमान, तो सिमत किसने डिक्लेयर की? हमारे वालिद साहब ने। बहुत बड़ा रोल होता है। हम एज अ पेरेंट्स, मैं भी बाप हूँ, मेरे बेटा है, मेरी बेटी है, ठीक है, हम अपने बच्चों को कितना टाइम देते हैं, हम बच्चों को क्या गाइडलाइन देते हैं, हम बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं कि उन्होंने आगे चल के क्या करना है। हमने बच्चों के लिए सबसे पहले तो ये ना कि हम कहते हैं कि बच्चा हमारा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हम कभी भी ये नहीं कहते कि हमारा बच्चा अच्छा इंसान बने। सही बात। और सबसे पहले जो मेन एसेंस ऑफ इस्लाम है ना वो ये है कि सबसे पहले तो आप अच्छे इंसान है ना। दुनिया में आप वेस्ट में चले जाएं, वेस्ट में इस चीज की ट्रेनिंग्स होती है। लेडी डायना किस स्कूल में पढ़ी थी? उस स्कूल में पढ़ी थी जहाँ पे कोई सिलेबस नहीं पढ़ाया, करिकुलम नहीं पढ़ाया, टेक्स्ट पढ़ाया। आज के इस प्रोग्राम को, आज के इस टॉक को फिनिश करते हैं। जहां रहें अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। डू गुड हैव गुड का नारा अपने दिमाग में बसा लें कि अच्छा करेंगे तो अच्छा पाएंगे। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नए इन जैसे टैलेंटेड गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।